बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज 1 मई है और आज पाकिस्तान में लेबर डे यानी कि मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं कल रिसर्च कर रही थी तो हिस्ट्री ऑफ लेबर डे के बारे में थोड़ी तशख़ीस करना चाह रही थी। लेबर डे या हम इसको मे डे भी कहते हैं, लेकिन लेबर डे जो है डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट ममालिक में मनाया जाता है। बेसिकली हुआ ये कि 16वीं सेंचुरी में स्पेन में एक बादशाह ने तामीराती मज़दूर जो यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे उनके लिए 8 घंटे काम करने का वक्त मुकर्रर किया। ये कॉन्सेप्ट या ये सोच 16वीं सदी में शुरू हुई, लेकिन असल में 19वीं सेंचुरी के दौरान जब सनती इनकलाब यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे। लोग 14-14, 16-16 घंटे काम करते थे और इंतहाई मुश्किल और सख्त सूरत हाल थी। ये जुल्म देख के एक तारीख उभरी, यानी कि एक मुहिम स्टार्ट हुई और एक नारा लोगों ने लगाया कि 8 घंटे काम, 8 घंटे तफरी और 8 घंटे आराम, यानी कि 24 घंटों में 8 घंटे सिर्फ काम होना चाहिए और 8 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए और बाकी 8 घंटे बंदा अपनी ज़ात को वक्त दे। मई 1886 में अमेरिका भर में इस मुतालबे के लिए एहतजाज शुरू किए गए। शिकागो में हे मार्केट स्क्वायर के एक पुरअमन प्रोटेस्ट रखी गई और इसके दौरान अचानक बम धमाका हो गया। इस वाक़े में पुलिस और शहरी दोनों हलाक हुए। उसके बाद कई लेबर लीडरान को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को फांसी भी दी गई, सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन ये मूवमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा मजबूत हुई और दुनिया भर में ये पैगाम फैल गया। आखिरकार 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी आलमी मज़दूर डे के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है पाकिस्तान में। ये दिन अब एक निशान बन चुका है उन लोगों के लिए जो इंसानी इज़्ज़त और मुनासिब काम, देखिए एक होता है काम और एक होता है मुनासिब काम के औकात रखे गए, डिसाइड किए गए। और इस दिन को मनाने का पर्पस मज़दूरों को उनके एफ़र्ट्स के लिए अप्रिशिएट करना भी है और उनकी दी हुई जो सैक्रिफाइसेस हैं उसको भी हम हाईलाइट करते हैं। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि आज यौम मज़दूर है, बहुत से लोगों का ऑफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप निकलें बाहर तो आप देखेंगे कि अभी भी मज़दूर आज के दिन भी रोज़ी तलाश करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। व्यूअर्स, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ ना करना और उनको बुरा महसूस कराना, क्या हम अपने जो मज़दूर हैं उनको वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं जो हमको उनको देनी चाहिए? हम लेबर डे यानी मज़दूर डे मना रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए जो एक्चुअली दिन हो, रात हो, धूप हो, शाम हो, दोपहर हो, सुबह के 4 बजे हो, वो काम कर रहे होते हैं और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें या अपने घर वालों को इनकम प्रोवाइड कर सकें या अपने सर पे छत क्रिएट कर सकें। ये वो लोग हैं जो धूप, गर्मी, ठंड हर हाल में काम करते हैं और इन लोगों के घरों में एसीज़, इवन कूलर्स नहीं अवेलेबल होते। हमें इन लोगों को याद रखना है और ये लोग हमारे मुल्क पाकिस्तान की बैकबोन है। अगर ये मज़दूर सुबह काम पर ना निकले तो हमारा पूरा शहर रुक जाएगा, हमारे शहर रुक जाएंगे। सड़कों को गलियां मतलब सड़कें कौन बनाएगा, फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, इवन घरों में कौन लोग काम करेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। मज़दूर सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग नहीं होते। मज़दूर में अगर आप मज़दूर की बात करें या वर्कर्स की बात करें तो होटल में जो लोग चाय सर्व करते हैं, गराज में जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, उनमें ये लोग भी शामिल हैं। इवन आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी लेबर है, वो आपके घर का स्टाफ है, तो उनको भी आपने रिकग्निशन देनी है। 1972 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली लेबर डे मनाने का फ़ैसला किया, लेकिन असल स्ट्रगल तो उससे बहुत पहले से चल रही है। जब मज़दूर अपने हक़ के लिए सड़क पे निकलते थे, जब उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस पे आवाज़ उठाई फेयर वेजेस के लिए, बेहतर कंडीशंस के लिए और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के लिए। मगर आज इतने साल बाद भी सवाल यही है कि हम क्या उनको वो इज़्ज़त दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं? हम उनका हक़ पूरा करते हैं? हमें तो इस्लाम ये सिखाता है कि किसी का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी जो भी उसकी अर्निंग है उसको हैंड ओवर कर देनी चाहिए। क्या हम ये करते हैं?
या फिर लोगों के काम करने के बाद उनको इस स्टेज पे लेके आते हैं कि उनको मिन्नत तरले करने पड़ते हैं कि जो उन्होंने काम किया है वो उनको उसका मुआवजा दे। आज का दिन सिर्फ याद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का दिन है। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर हैं, उनका एहतराम करें, उनकी मदद करें और याद रखें कि ये इंसानियत के ज़ुमरे में भी आता है और एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग कपड़े सीते हैं, जो रास्ते साफ़ करते हैं, बिना किसी शिकवे के, उन लोगों को याद रखना, उनको रिस्पेक्ट करना और उनके राइट्स को मद्देनज़र रखना इम्पॉर्टेंट है। आइए सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं मनाते, सोचते हैं, महसूस भी करते हैं और जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंसानियत, इज़्ज़त सिर्फ अल्फाज से नहीं दी जाती, इंसानी इज़्ज़त सिर्फ अल्फाज से नहीं दी जाती बल्कि अमल में होती है। तो आज हम लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करेंगे और गाइडेंस लेंगे कि हम क्या हिस्सा डाल सकते हैं और हमारे जो मज़दूर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो लेबर डे के ज़ुमरे में सारे लोग आते हैं, उनके राइट्स को कैसे पूरा किया जाए और उनके एक्चुअली हकूक़ है क्या। आइए आप किचन की तरफ रुख भी करते हैं क्योंकि शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आज लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से छुट्टी का दिन तो है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन भी काम करें, जैसे हम भी काम पे आए हैं। लाइव शो है, मॉर्निंग शो है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि किसी इम्पोर्टेंट या अहम डे पे ऑन एयर ना जाए। ये हमारे काम का, हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, तो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी इज्जत, हमारे रिगार्ड, हमारे वेजेस, हमारे टाइमिंग्स, हमारी चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, राइट? बिल्कुल। इसमें बाय द वे ये वाली चीज़ भी आ जाती है कि जैसे ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान उनको मैटरनिटी लीव मिलना, उसके बाद जब बच्चा हो जाए एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम उनको उस दौरान ऑफ देना और उसके दौरान उनको सर्टन अमाउंट ऑफ पेमेंट भी होना। ये चीज़ें भी आती हैं। जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं, जो वर्किंग क्लास का हिस्सा हैं, क्या उनके राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है? ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर कोई किसी भी मज़हब से बिलोंग करे, क्या उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है? ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्यूअर्स, जिन पे आज हम बात भी करेंगे। लेकिन किचन में क्या बन रहा है? छुट्टी का दिन है, तो चलें छुट्टी का दिन इस तरह से तो मना सकते हैं ना कि कुछ मज़े की चीज़ें बना लें। बिल्कुल, छुट्टी का दिन है और आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो यूजुअली घर पर होते हैं, तो आज की रेसिपी जो है मैं यही कहूँगी कि बच्चे बड़े सबको ही पसंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स बना रहे हैं। हम दो तरह के बर्गर्स बनाएंगे। एक बेसिकली हम बन प्लस्टर बना रहे हैं और उसके साथ जो है हम बना रहे हैं जो रेगुलर जो अंडा शामी बर्गर होता है वो बना रहे हैं। तो उसके लिए रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए दाल हम लेंगे तकरीबन 250 ग्राम्स, मुर्गी का गोश्त इसमें आधा किलो जाएगा, नमक हस्बे ज़ायका, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया 1 कप जाएगा, पुदीना 1 कप जाएगा, प्याज 2 अदद, मायोनीज़ 1 कप, चिकन केचप 1 कप, बंद गोभी 1 कप, प्याज 1 कप, अंडे हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, चटनी के लिए हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1 कप, आमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच, इमली प्यूरी जो है 1 कप जाएगी, लहसुन के जवे 2 जाएंगे और ज़ीरा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है बनाने के लिए। आप इसको जो है बनाकर जो है इन कबाबों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे तो आप इस तरह से अपने बर्गर बंस को जो है वो रेडी कर सकते हैं। सिंपल आपने सबसे पहले दाल, चिकन, उसके अंदर एक प्याज, अदरक और लहसुन पीस के आपने साबुत सारा गरम मसाला डालकर आपने अपने कबाबों का मसाला जो है वो पकने के लिए रख देना है और उसके बाद आपने उसको चॉपर की हेल्प से जो है वो आप उसको पीस लें। उसके अंदर आपने हरा धनिया, पुदीना और प्याज को फाइनली चॉप करके जो है वो डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और सिंपल आपने अंडा लगाकर जो है अपने कबाबों को फ्राई कर लेना है। अब बारी और आ ये जाती कबाब आप बना के रख भी सकते हैं। एग्जैक्टली नॉर्मल भी आप जिस तरह खाते हैं शामी कबाब, क्योंकि ये उसी किस्म के बड़े मज़े के कबाब है, थोड़े से डिफरेंट से, तो आप इनको एक्स्ट्रा बना लें, कुछ के साथ आप बर्गर्स बना लें और कुछ आप फ्रीज कर दें। एग्जैक्टली और इसके जो हम बेसिकली जो बन प्लस्टर बना रहे हैं वो बनेंगे फ्राइड एग्स के साथ और जो हम रेगुलर जो बनाएंगे जो बर्गर्स हैं वो जो उसके अंदर हम ऑमलेट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऑमलेट्स के अंदर हमारा बर्गर जो है वो हमने उसको रैप किया होगा, कुछ के अंदर अंडे के अंदर फिलिंग करेंगे और जो दूसरा जो है बन प्लस्टर उसके अंदर बेसिकली हम कबाब लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम फ्राइड एग लगाकर और एक स्पेशल जो चटनी बनानी है जो बन प्लस्टर की बड़ी फेमस है वो उसके ऊपर लगाएंगे और लगाकर सैलेड डालकर आप उसको जो है सर्व करें। ऑन साइड आप इसके साथ फ्राइज सर्व करें। वैसे आपको पता है स्ट्रीट स्टाइल जो बर्गर्स होते हैं उसके साथ होते नहीं, मैंने कहा लेकिन चले एक प्लेटर जो है वो बहुत अच्छा लग जाता है अगर आपकी उसके अंदर फ्राइज हो।
तो ये जो है आज की कंप्लीट जो है वो रेसिपी और बहुत जल्दी क्विक बनने वाली है। अच्छा, मैंने एक बात आपको ऑन एयर ज़रूर कहनी है। उस दिन जब आपने वो चिकन पॉट पाई बनाया था ना, वो इतना मज़े का था। एक छोटा आपने बनाया था कि मैं घर लेके जाऊँ। अनम, अगर सच पूछो तो वो मैंने एक दफ़ा खाया, मैंने रखा तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू था कि फैसल के साथ शेयर भी करूँगी। वो इतनी बड़ी डिश थी व्यूअर्स, वो मैंने 3 टाइम खुद ही खा के एक ही दिन में मुका दी। जब तक फैसल आया उसने कहा वो कहाँ है जो अनम ने चिकन पॉट पाई बनाया था। मैंने कहा मेरे पेट में। तो बहुत मज़े का था। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स ज़रूर ये रेसिपीज़ भी आप ट्राई कीजिएगा। हमारा पॉइंट हमेशा ये होता है, छुट्टी हो, कोई भी ओकेजन हो, एक तो मज़े की चीज़ें बने और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें बने जो आप बाहर मार्केट से जाके ख़रीदते हैं और महंगाई से ज़्यादा बढ़ के हिफ़्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। सो कोशिश करें कि चीज़ें घर पे बनाएं, अपने लिए आसानी पैदा करें। जैसे कि उन्होंने कबाब की रेसिपी बताई, वो बना के आप पहले से फ्रीज़ कर लें। उसके बाद लिटरली 15 मिनट का काम है। आपने उनको फ्रीज़र से निकाला, आपने उनको फ्राई किया, साथ में आपने एग बनाया, आपने बन मार्केट से ले लेने हैं, सैलेड वैलेड काटा, 15 मिनट्स के अंदर आपकी पूरी डिश तैयार है। और बन प्लस्तर या बन कबाब या जो भी आपको विद फ्राइज अगर आप सर्व करते हैं तो एक मुकम्मल मील है और एक हैवी मील है, राइट। और मिर्च अपने हिसाब से सेटल कर लें। अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू चटनी वगैरह, कुछ बच्चों के लिए आप केचप और मेयोनीज लगा दें, बड़ों के लिए चटनियाँ लगा दें, मतलब वेरिएशन। बिल्कुल, ये बर्गर्स के अंदर तो जुगना भी आप जितनी वेरिएशन करना चाहें आप उतनी उसमें कर सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है आपके पास। बिल्कुल सही। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ज़ैनब गोंदल से बात करेंगे। एक तो कैल्शियम की आजकल बहुत बात हो रही है कि कैल्शियम की कमी, बच्चों की हाइट नहीं निकल रही, बच्चों की हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हैं, इवन बड़ों की। उसके साथ साथ विटामिन डी की बात जनरली हम करते हैं कि ज़रूर इस्तेमाल करना है, लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना है, खुराक से हम उसे कैसे ले सकते हैं। हर बंदा जो है वो आजकल विटामिन डी जो है वो कैप्सूल फॉर्म में लेने की कोशिश कर रहा है या इंजेक्शन वगैरह पी लेते हैं। खाने में भी विटामिन डी कुछ जगहों पे अवेलेबल है, वो किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे बेहतरीन अमल यही है कि आप नेचुरल चीज़ों से चीज़ों को कंज्यूम करें। सप्लीमेंट्स एक सेकेंडरी चीज़ होती हैं, इसीलिए उसका नाम सप्लीमेंट है, वो मेन चीज़ नहीं है, इट्स अ सप्लीमेंट। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और ब्रेक में मैं बड़ी रिसर्च कर रही थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए आजकल हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की। जब हेल्थ एंड फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ सेहत के लिए है कि आपकी जो जिस्म की ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। अब हमारी जिस्म की ज़रूरियात में कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं जिसमें होता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी, और उसके साथ साथ पानी। ये हमारे जिस्म की बेसिक ज़रूरियात हैं। ये हमें खुराक से मिलती हैं और कभी कभी सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट्स क्या चीज़ होती हैं? मल्टीविटामिन्स आपने ले ली, कोई ड्रिंक्स, कोई मिक्सेस आपने लेने और खाने शुरू कर दिए जिनसे आप अपनी जो जिस्म में कमियां हैं उनको पूरा करें। लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि खुराक से ही नेचुरल तरीके से हम अपनी ज़रूरियात पूरी करें? आज हम बात करेंगे कैल्शियम की, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, और विटामिन डी की, जो एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। इस पे डिस्कशन करेंगे हम ज़ैनब गोंदल से, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैनब, आज हमने कैल्शियम और विटामिन डी का टॉपिक इसी वजह से रखा है, इंटरकनेक्टेड भी है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर बंदा ये कंप्लेन कर रहा है हमारे बच्चों की हाइट नहीं निकल रही, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। ख़वातीन को 40-45 साल के बाद बच्चे पैदा करने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपीना, इस किस्म के हड्डियों के मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। सो जो हम बीमारी के इलाज की बात करते हैं, क्या बेहतर नहीं है बीमारी से ही बच जाए? एग्जैक्टली हमें इस चीज़ से अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं विद द एज, और आपकी बॉडी में कौन से ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो डिपॉजिट होना बंद हो जाते हैं या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि विद द टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप पैदा हुए थे आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की रेशो उस टाइम पे थी वही न्यूट्रिएंट की रेशो थ्रू आउट लाइफ रहेगी। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इवन हड्डियों की जो है वो डिफॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन होना, वो सब कुछ डिफरेंट होता चला जाता है। तो ये तो फिर हमारे कैल्शियम और विटामिन्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम
कैल्शियम और विटामिन डी की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चियां बच्चे जो हैं वो आजकल ये कंप्लेन कर रहे हैं कि कमर में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, उनकी जो है कमर में दर्द होना तो मेरे लिए बड़ा ही अनयूजुअल था सुनना। और मैं हैरान थी सुन के जब मुझे एक बच्ची ने ये कंप्लेन की कि मैं उठ के नहीं जा सकती क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रही है। तो मैंने उसको वहीं पे पकड़ा और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कमर में दर्द क्यों हो रही है और किस तरह की दर्द हो रही है। जब उसने मुझे बताया कि मेरी बैकबोन में इस तरह से पेन हो रही है कि बिल्कुल बैक पे हो रही है, और वही साइंस एंड सिम्टम्स हमने देखे जो हम फीमेल्स में आके ऑलमोस्ट 35 के बाद देखना शुरू करते हैं, वो 9 साल की बच्ची में वो सिम्टम्स थे। बट वही तो प्रॉब्लम है ना ज़ैनब, देखो किसी भी इंसान की फाउंडेशन, आपके पूरी ज़िंदगी आपने किस तरह से जीनी है, उसकी फाउंडेशन वो इंसान खुद नहीं डिसाइड करता। बिल्कुल, हम इतने डिपेंडेंट हैं जब हम पैदा होते हैं, नौज़ायदा मतलब एक न्यू बॉर्न बच्चे से लेके इवन माँ की कोख में जब बच्चा होता है वहाँ से लेके जब तक बच्चा 5-10 बल्कि एक्चुअली 10-15 साल का नहीं होता तब तक तो आपको सेंस भी नहीं आती। एग्जैक्टली, राइट। बिल्कुल। अब पहले 5 साल में आप जो खुराक लेते हैं, जो न्यूट्रिशन बच्चों के सिस्टम में डालते हैं व्यूअर्स, उसी से डिफाइन होगा कि उसकी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। एग्जैक्टली। अगर बचपन में अनीमिया का प्रॉब्लम, जैसे कि खून की कमी की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा कोई भी गैस्ट्रो के मसाइल हैं, छोटी उम्र के अंदर अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स फिर आगे जाके वर्स होती चली जाती है। बिल्कुल। इसलिए इन अपने बच्चों की फाउंडेशन यानी कि बेस मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन हम क्या बना रहे हैं? फाउंडेशन हम ये बना रहे हैं, बच्चे को भूख लग रही है, इसको जो है वो फ्राइज़ दे दो, नगेट्स दे दो, इसको फ्राइड आइटम्स दे दो। हम लोगों को सिर्फ बच्चे को ये नहीं देना कि वो कुछ खा ले। बेसिक मदर्स की प्रॉब्लम ही होती है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो इसको कुछ भी खिला दो, एटलीस्ट फ्राइज ही खिला दो। आप फ्राइज की बात कर रही हैं, चलो फ्राइज में बेचारे में तो आलू चला जाता है और घी भी जाता है। लोग अपने बच्चों को प्लेन वाइट चावल, ये मैंने इतनी कॉमन चीज़ देखी है, अच्छा कुछ नहीं खा रहा उसको चावल खिला दो। चावल ये नहीं कि पुलाव खिला दिया या कोई सब्जियां और कीमे वाले चावल बना दिए। जिस तरह मेरे बच्चे जब तंग करते थे तो मैं चावलों के अंदर कोई भी ग्रेवी टाइप जो है वो मिक्स करके उनको खिला देती थी। प्लेन सफ़ेद चावल, दैट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। उसका फ़ायदा जो है वो बच्चे को कितनी को देर होगा, मैक्सिमम उसका आधा घंटा पेट फुल रहेगा, उसके बाद फिर इसको भूख लगी हुई। क्योंकि हमें ना बड़ों की मर्जी की और पसंद की चीज़ बनाने का शौक है, ये भूल जाते हैं कि बच्चों की एक्चुअली पसंद की चीज़ कोई ना कोई डेली होनी चाहिए ताकि वो खाएं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को ये सेंस नहीं है, उसका नहीं दिल तो वो फिर नहीं खाएगा, फिर वो चिप्स विप्स इधर उधर पैकेट वाली चीज़ें बिस्किट खा के अपना पेट भर लेगा। आप 8-9 साल के बच्चे को ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, विटामिन्स कितने ज़रूरी हैं, ये तुम्हारे लिए प्रोटीन कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी हड्डियों के बनने में, फॉर्मेशन होने में, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बेहतर रहने में तुमने बहुत ज़्यादा जो है वो इस फूड्स की तरफ नहीं जाना। ओबेसिटी को कंट्रोल करना, बच्चे को नहीं पता कि ओबेसिटी क्या है, ये हमने उस बच्चे को गाइड करना है कि ओबेसिटी क्या है, तुमने किस तरह से खाना है। फाउंडेशन की जिसकी हम बात करें, उस फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हमें ये सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले बच्चे के ब्रेन के जो हालात हैं ना, अगले तकरीबन 40 साल वो क्या होने हैं वो भी आपके पहले 3, 4, 5 साल में डिसाइड हो जाएगा। ओके, सो कैल्शियम के बारे में बताओ। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें शुरू करते हैं, सबसे पहले तो जी हड्डियों को मजबूत करता है। आपके जो भी आपकी हड्डियों के मसाइल हैं वो आपको कैल्शियम जो है वो सॉर्ट आउट कर देता है। नंबर 2, अगर आपको किडनी स्टोन्स होते हैं, अब नो डाउट हमें ये भी पता है कि किडनी स्टोन्स कैल्शियम की एक्सेस की वजह से भी हो जाते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जैसे कि देखते हैं कि यार ये खाते पीते से नहीं, खुद ही कैल्शियम देना शुरू, सप्लीमेंट फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन बी है, आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया वो खुद ही आपके सिस्टम में यूरिन से निकल जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है कि वो आपके जिस्म में जाके डिपॉजिट हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो निकलेगा नहीं, वो कहीं पे जाके अपने आप को चिपका देगा और लॉन्च कर देगा। और ये मेरे साथ हो चुका है बाय द वे। अच्छा, एक वक्त पे मेरी क्योंकि हड्डियों में दर्द होती थी, उस वक्त विटामिन डी वाली कहानी नहीं पता थी, वो आगे जाके आपको समझ आई जाएगी व्यूअर्स। मैंने खुद ही ना कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, कानों के पीछे ना मुझे लगे कि जैसे मेरी ग्रोथ कोई हड्डी में कोई इशू हो रहा है, वो मोटी होती जा रही है, उभरती जा रही है। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके कान की यहाँ पे बोन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स बन रहे हैं और भी बॉडी के एरियाज में। मैंने कहा क्यों बन रहे हैं?
ये फिर एहसास हुआ कि मैं ले रही हूँ। मैंने कहा लेकिन एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा कैल्शियम सिस्टम से निकलता नहीं है। Exactly. तो तशखीस के बगैर आप ये चीज़ें नहीं कर सकती। True. उस वक्त एहसास हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सिस्टम में जाके आपके ऑर्गन्स में, आपकी डिफरेंट जगहों पे डिपॉजिट हो जाती हैं। हमारा एक और छोटा सा मसला है, बल्कि जो बहुत बड़ा मसला है, अगर मैं आपको कहूँ कि आए बाहर खाना खाने चलते हैं, हम 15-20 हज़ार लगाते हुए सोचेंगे भी नहीं और खाना खाएंगे एक टाइम का। और अगर मैं आपको कहूँ यही 10,000 के टेस्ट करा लें तो आप कहेंगे कि नहीं जी टेस्ट तो हाइला 10,000 के टेस्ट इतने महंगे, मैं तो नहीं कराऊंगी। लेकिन जब 50,000 या 1 लाख या 10,000 या 10 लाख के आपको इलाज करना पड़ेगा, फिर हम परफेक्ट होते हैं। वही वाली बात सब कहते हैं ना सारे डॉक्टर्स के, वो जो आप 1 रुपए का खर्चा करके अपना इलाज कर अपनी बिल्कुल। प्रिवेंशन कर लेते हैं, उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप फिर हज़ारों रुपए खर्च करें उसी की चीज़ के इलाज पे जिसका आपने तशखीस करने के लिए पैसे नहीं खर्च किए। एग्जैक्टली हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने टेस्ट नहीं कराने, हमने सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते चले जाने और वो भी अपनी मर्जी से। अच्छा, एक सिंपल सी गाइडलाइन जो है ना अपने माइंड में रखें। पहली बात, टेस्ट ज़रूर कराएं, हर चीज़ का टेस्ट कराएं, विटामिन्स के कराएं, मिनरल्स के कराएं, अपने TSH के लेवल्स के कराएं, हार्मोन्स के कराएं, आपको पता हो। बट कैल्शियम का कोई टेस्ट होता है? कैल्शियम का बेसिकली इस तरह से टेस्ट नहीं होता। जब आप एग्जैक्टली बोन डेंसिटी की तरफ जाते हो, स्कैन जिसे कहते हैं, डेक्सा स्कैन आप कराते हो, आप अपने जो विटामिन्स चेक कराते हो, उसमें आपको विटामिन डी की ऑलमोस्ट से पता चल जाता है कि कैल्शियम की भी बॉडी में क्या हालात है। क्योंकि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले मैं लास्ट ईयर मेरी जब मैं गिरी थी, मेरी बैक टूट गई, फिर याद है मैं गिरी थी, मेरा उसी साल में हाथ की हड्डी टूटी। तो डॉक्टर कामरान भट्ट जो हमारे प्रोग्राम पे भी आते हैं, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा डेक्सा स्कैन होगा। मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा कि बोन डेंसिटी टेस्ट। वो मेरी पिछले दिनों अम्मी को भी रेकमेंड किया गया कि उनका भी होना है, क्योंकि एक एज के बाद आपको करा लेना चाहिए। एग्जैक्टली। खैर मामा और मैंने जाके कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक निकला। लेकिन चेक करना जरूरी था। क्योंकि 1 साल में 2 दफा आपकी हड्डी टूटे, हो सकता है आपकी हड्डियां कमजोर है। हाँ, खैर मैं तो डे 1 से कह रही थी कि मैं जोर से गिरी थी इसलिए टूटी थी दोनों दफा, बट हर बंदा कह रहा था नहीं नहीं तुम्हारी हड्डियां कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, तो पतली बहुत हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे टेस्ट नॉर्मल आए हैं पिछले दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई भी आम इंसान ने आपको यही रिकमेंड किया होगा, है जुगन आपका जो है ना बहुत हड्डियां कमज़ोर हैं, आप कैल्शियम और विटामिन डी आज से ही लेना स्टार्ट कर दो। भाई प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है, ना कि अपनी ही मर्जी से अपने डॉक्टर बन जाना और अपनी तशखीस करके खुद ही से ही कोई ना कोई हल निकाल लेना और कोई दवाई खाना शुरू कर देना। नीम हकीम खतरा है जान तो होते हैं, तो हम तो नीम हकीम भी नहीं होते, फिर भी अपने ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करने से बाज नहीं आते। अब दांतों में बहुत सारे लोगों के दर्द हो रहा होता है, सिर्फ मसला क्या होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। हम करते क्या है, बहुत क्या करेंगे, ब्रश जो है वो 2 टाइम करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी टूथपेस्ट बदल लेंगे, डेंटिस्ट के पास फिर नहीं जाएंगे, अपने टेस्ट नहीं कराएंगे। कुछ टाइम पहले मैं डेंटिस्ट को मैंने विज़िट किया और मैंने उनसे पूछा कि जी मेरे ये दांतों के मसाइल हैं। उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप ये एक्सरे करा के लाना। मैं एक्सरे करा के अगले दिन ही ले गई और वो जाके हंसने लग गए कि अगले दिन ही आ गई हो। मैंने कहा हाँ मुझे ये था कि मैं चेक कराऊँ। उन्होंने मुझे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर फाइन, तुम्हारे सिर्फ जो कंसर्न्स है ना वो थोड़े एक्स्ट्रा हैं, तो उन एक्स्ट्रा को थोड़ा कम कर दोगी तो यू आर मोर देन ओके। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे किसी और से मैंने ये कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो आप अपने बारे में टेस्ट करा लेते हो ना वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर कर देते हैं। मुझे सोच के ही हो रहा था, अच्छा मुझे यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये हड्डी में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। जब आप टेस्ट कराते हो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो जाती हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा ये मेरी हड्डियों की कमज़ोरी जो है ये कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है, ये मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, मैं पानी नहीं पीता। क्योंकि मसल की दर्द और हड्डी की दर्द बंदा कंफ्यूज कर जाता है। एग्जैक्टली। अब ये भी तो देखने हैं ना व्यूअर्स चीज़ कि हमने अपने आप को तरीके से लेके चलना है। अच्छा कैल्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी पीनी चाहिए ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, और विटामिन डी पे भी अभी ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इनफ ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें। सो व्यूअर्स हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदला में गाइड करेंगी कि नेचुरल तरीक़ों से कैल्शियम कैसे इस्तेमाल करें और कौन सी चीज़ उसके साथ लें ताकि वो बेहतर अंदाज में हमारे जिस सिस्टम में जज़ब हो। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कैल्शियम की। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। ज़ैनब, विटामिन डी का भी बताओ कि विटामिन डी कितनी ज़रूरी है। आपकी हड्डियां जो हैं उनको भुरभुरा होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी बॉडी जो है वो कैंसर की तरफ जा रही है और आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंट है तो उन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो ट्रिपल टाइम्स होनी शुरू हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस उस इंसान में जिसमें विटामिन डी का कंटेंट जो है वो अच्छा है, उसके जो वो रेशोज़ हैं वो बेहतर हैं। अगर उसकी बॉडी पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अगर उसकी बॉडी पे अटैक करता है तो विटामिन डी जो है वो उसको इतना स्प्रेड नहीं होने देता बॉडी में। इसलिए विटामिन डी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सेपरेटली विटामिन डी खाते चले जाओ, साल हर साल खाते चले जाओ, कैल्शियम साल हर साल खाते चले जाओ, बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप दोनों को कंबाइन करो और फिर उसको जो है वो कंज्यूम करो तो आपकी बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि हम फॉर एग्जांपल कैल्शियम सप्लीमेंट अलग से हमने ले लिया, क्योंकि कैल्शियम पे कैंपेन्स जो हैं वो औरतों पे, बच्चों पे इतनी ज़्यादा रन होती हैं हमारे टीवी चैनल्स पे, हमारे सोशल मीडियाज़ पे, कि देख के मुझे तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है। अगर आप वो ले रहे होते हो तो साथ आपको विटामिन डी जो है उसको भी कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, चीज़ें बताओ। विटामिन डी तो अनफॉर्चुनेटली हमारी एशियन स्किन टोन पे एब्जॉर्ब होना मुश्किल होता है। देखिए, धूप से तो मिलता है लेकिन खाने में भी मिलता है। एग्जैक्टली धूप से आप फॉर एग्जांपल ये देखें कि अगर एक गोरे को 90% मिल रहा है तो एक एशियन स्किन टोन को मैक्सिमम 20% मिलेगा। आप अगर विटामिन डी का टेस्ट करा के देखें तो उसकी नॉर्मल रेशियो जो है वो 35 से ऊपर होनी चाहिए, और एशिया में अगर हम बात करते हैं तो बहुत किसी का होगा ना तो वो 20-22 होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनमें विटामिन डी के लेवल सिर्फ 4 या 5% होते हैं, दैट्स इट, इससे ऊपर नहीं जा रहे होते। हमें चाहिए कि हम उसको बेहतर करने के लिए जो डाइट है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी तो कंज्यूम करने के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए जिसमें आपका चिकन, मटन, बीफ, फिश आ जाता है, और एग्स आ जाते हैं, सामन जैसी मछलियाँ, टूना हो गई, मैकरल हो गई, इसमें शामिल होता है। अब ये देखिए, ये विटामिन डी के सोर्सेज हमने आपके साथ शेयर भी किया है। कुछ दूध भी, जैसे दूध आप देख रहे हैं, फोर्टिफाइड दूध वगैरह जो मिलते हैं उन जिनमें ऑलरेडी लिखा होता है विटामिन डी। कुछ ऑयल्स आपको मार्केट में मिलते हैं जिसमें लिखा होता है विटामिन डी फोर्टिफाइड। बिल्कुल, विटामिन डी से फोर्टिफाइड अब जो है ऑयल्स भी हैं, इसलिए हैं क्योंकि हम नेचुरल डाइट से उसको अगर लेते भी हैं और तो अंडे की इतना जर्दी कम होता है। हाँ, बीफ का की कलेजी, बीफ की कलेजी, बीफ की यखनी, आपका अंडा, अगर आप डेली बेसिस पे 1 से 2 अंडे खाने शुरू करते हैं तो आप बहुत हद तक अपने विटामिन डी के जो लेवल्स हैं उनको थोड़ा बहुत मीट करने की ट्राई कर लेते हैं। लेकिन कुछ मशरूम्स में भी होता है। लेकिन मज़े की चीज़ देखो कि हमारे यहाँ मशरूम कम खाए जाते हैं। जी, जो अच्छी चीज है ना वो हम नहीं खाते। नहीं, बट उसके अलावा अवेलेबिलिटी भी तो नहीं है ना। सामन, देखो, टूना आप हमारे सामन, पास नहीं टूना है। और मैकरल नहीं है हमारे ये यहाँ नहीं मिलती मछली, और अगर मिलती है तो इतनी महंगी होती है और इम्पोर्टेड होती है। Exactly. रह क्या गया पीछे? कलेजी बीफ की, और आपके पास रह गया अंडे की जर्दी। और कलेजी बेचारी पे भी हर दूसरे दिन रिसर्च आ जाती है, बीमारियां हैं इसमें बहुत, वो हम फिर खानी छोड़ देते हैं। अंडा हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि जी गर्मी आ गई, अब हमने नहीं खाना। हालांकि गर्मी और अंडे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, अंडा गर्म ठंडा नहीं होता, साइंस नहीं मानती, आप उसको प्लीज़ कंज्यूम करें। अब विटामिन डी का अगर आप सप्लीमेंट लेते हो तो विटामिन डी का सप्लीमेंट एक तो आपने 3 महीने से ज़्यादा इकट्ठा नहीं लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है और आपका नॉलेज आपको रिकमेंड करता है तो आपने 6 माह से ज़्यादा इकट्ठा उसको कंज्यूम नहीं करना। और अगर आप करते हो तो औरतों में रिकमेंडेशन जो मोस्टली हम करते हैं वो होता है कि 1 और 15 को, लाइक आफ्टर एवरी 15 डेज, लोगों को याद नहीं रहता इसलिए मैं डेट्स भी मेंशन करती हूँ कि एक आप इंजेक्शन जो है वो 1 को ले लो, दूसरा इंजेक्शन जो है वो 15 को ले लो। 3 से 6 माह आपने करना है और उसके बाद आपने विटामिन डी को 1 से 2 माह कम अज़ कम छोड़ देना है, बिल्कुल उसको कंज्यूम आपने नहीं करना। उसके बाद आपने 1 से 2 माह के बाद फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर द टेस्ट। प्लीज़ टेस्ट करा लें। टेस्ट आप जब कराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि विटामिन डी कितना डेफिशिएंट है, ये कितना इफेक्टिव है आपके लिए। आपने उस हिसाब से उसको जो है वो डोजेज को चेंज करते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अक्सर आपको लिख के देता है विटामिन डी का सप्लीमेंट जारी रखें, तो हम वो जारी रखने को ये समझते हैं कि शायद ये 10 साल के लिए जारी हो गया। और उसके साथ साथ टू मच विटामिन डी
प्रॉब्लमेटिक होता है ना। हड्डियां आपकी कमजोर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं तो हड्डियां टूटती भी विटामिन डी की एक्सेस की वजह से हैं। इसलिए पता होना बहुत जरूरी है। उसी तरह आयरन, अब फौलाद जो हम कहते हैं कि हर पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है वो डिफिशिएंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा जो है वो अनीमिक है। सो अगर हर बंदा आयरन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देगा तो दैट्स अ प्रॉब्लम। मुझे याद है एक ज़माने में मुझे किसी ने कहा तुम्हारी ना स्किन बड़ी पेल है, तुम्हारी स्किन बड़ी पेल है। फेयर स्किन के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तुम बड़ी पेल हो, तुम बड़ी पेल हो, तुम बड़ी पेल हो, तो तुम्हें ना अनीमिया है। लो, मैंने आयरन लेनी शुरू कर दी, कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट के मसले होने शुरू हो गए। जब चेकअप कराया तो पूरा तो कोई अनीमिया का प्रॉब्लम नहीं था। तो प्लीज़ ये जो नीम हकीम वाले मशवरे मिलते हैं ना, वो नहीं सुनने। ये मैंने यंगर ईयर्स में बहुत स्टूपिड हरकतें की हैं, जब मैं डॉक्टर्स के साथ उठना बैठना नहीं था, और हर बंदा नहीं डॉक्टर्स के साथ उठता बैठता। हमारी लाइफ्स बहुत बिजी और मसरूफ हैं, और हर वक्त डॉक्टरों में तो नहीं हम लोग घूम रहे होते। बट प्लीज़, अगर किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो राइट डॉक्टर से रुजू करें। बिल्कुल। अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है, जैसे आपकी हील में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको फील होता है कि चलते हुए आपकी हड्डियां जो है वो जैसे घुटना आवाज़ें दे रहा है, जैसे पॉपकॉर्न्स बन रहे होते हैं वैसी आवाज़ें अक्सर आ रही होती है। वो कैल्शियम बाय द वे एक और बड़ी अच्छी चीज़ में होता है, सेसमे सीड्स में। हाँ, सफ़ेद तिल में और फूल मखानों में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, सेसमे सीड्स के तो मज़े की एक रेसिपी भी मैं बता देती हूँ। उसमें आपने 1 चम्मच लिए, आपके तिल लिए, सफ़ेद तिल जिसको हम कहते हैं, और उसको आप पानी में सोख करके रख दें। इसको 1 गिलास पानी या थोड़ी सी आइस के साथ अगर आप ग्राइंड करते हो तो इसमें उतना ही एग्जैक्टली कैल्शियम है जितना एक दूध के गिलास में, किसी भी गाय भैंस का जो दूध है, एग्जैक्टली सेम कैल्शियम। अच्छा, मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगी कि फूल मखाने जो होते हैं, इनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोटस सीड्स। फूल मखाने जो होते हैं, मखाने अक्सर खाने पंजीरी में और इन चीज़ों में डलते हैं, और मार्केट में पंसारी से बल्कि किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बड़े आराम से मिल जाते हैं। हम लोग जो पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह खाते हैं बेतुके, थोड़े से फूल मखाने लें, उनके ऊपर उनको हल्का सा अगर आपने ऑयल करना है तो कर दे, वरना लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और आप उसको टोस्टर अवन में या एयर फ्रायर के अंदर डाल दें, वो क्रिस्पी हो जाएंगे। आप उनको खाएं। बिल्कुल। इतनी एक मुट्ठी भर जो उससे पेट भी भर जाता है, कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है, और एक हेल्दी स्नैक है। बिल्कुल। सो ये भी एक ऑप्शन मैं ज़रूर शेयर करना चाहती थी। आजकल बच्चे बहुत कहते हैं ना कि हमें पॉपकॉर्न जो हैं वो माइक्रोवेव वाले बना दें। एक तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज हैं, कुछ मिल भी नहीं रहा होता, और कैलोरीज बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाती हैं, और सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। सो व्हाट यू शुड डू इज़ कि देखिए वेरियस ऑप्शंस होते हैं, दूध, दही, चीज़ वगैरह तो आप खाएं। बिल्कुल। उसके साथ साथ कैल्शियम जिस चीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि आपने सब्जियों की जो हम ब्रेक में भी डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, इसका कैल्शियम का एक डायरेक्ट सोर्स जो हमारे पास आता है, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपकी होती हैं, चाहे वो जो भी सब्जी आपके लिए अवेलेबल है, मैं इसलिए किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रही क्योंकि फिर आज के शो के बाद सब सिर्फ उस सब्जी पे भागेंगे, इसलिए सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। जैसे एक नई रिसर्च है, मना मुझे आपने किया लेकिन फिर भी मैं कोट करूंगी, लोगों को बताऊंगी। एक मिनट समझना, 1 मिनट पॉज। मैं डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि ये तो फरफर बोल जाएगी। व्यूअर्स, ये एक रिसर्च है और भी थोड़ी बहुत रिसर्च हो रही है। जब ये चीज़ 100% क्लैरिटी की तरफ जाएगी तो हम आपके साथ इसको एज अ फैक्ट शेयर करेंगे। एक रिसर्च ये है, और भी रिसर्चेस जब आगे आएंगी हम मजीद शेयर करेंगे। अब बताओ। एक जो है वो ये है कि जो आपका गाय का या भैंस का दूध है, बेसिकली उसका डायरेक्टली दूध जो है वो कैल्शियम एज सच आपके लिए प्रेजेंटेबल नहीं होता, या आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आपने उसको एब्जॉर्ब कराना है। जो कैल्शियम उसमें जो गाय भैंस बना रही है अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें ये एक सलाहियत है कि जब वो ग्रीन्स खाती है, जो भी सब्जियां हैं, जो भी उसके लिए घास है या कुछ भी उसको चारा डाला जाता है, वो उसकी बॉडी में जाके इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप होता है कि आपके लिए वो कैल्शियम वाला दूध जो है वो रेडी हो जाता है। अब बहुत सारे लोग, ये मैंने सिर्फ रिसर्च इसलिए शेयर किया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको लगता है कि शायद हम दही दूध नहीं ले पाते तो हमारा कैल्शियम जो है वो पूरा हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल पूरा कर सकते हो, लेकिन आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ आना है। आपकी जितनी, चाहे वो टींडे हैं, कद्दू हैं, कुछ भी है, आपने उसको प्लीज़ खाना है। सारी दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को आप वैसे फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ में क्यों नहीं आप फॉलो करते? वो सब जो आपके लिए जितने सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं वो खा रहे होते हैं, आप क्यों नहीं खाते? बेल पेपर्स खा रहे हैं। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें जनरली, वैसे
कि बाहर के मुल्क में तो नाश्ता में लोग दही डाल दी, ग्रेनोला डाल दिया और उसके साथ कुछ चिया सीड्स ब्लूबेरी डाल दी, चिया सीड्स डाल दिए, उसके अंदर केला काट करके डाल दिया, स्ट्रॉबेरी डाल दी, डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल दी। अब फॉर एग्जांपल आजकल सीजन आ गया शहतूत का, स्ट्रॉबेरी जा रही है, शहतूत है। अगर अभी भी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो स्ट्रॉबेरीज भी थोड़ी सी ले लें, थोड़ी सी आपने शहतूत ले लिया, उनको चॉप करके आपने दही के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा उसके ऊपर ओट्स डाल दिए, हाँ बिल्कुल, जिसको दलिया हम कहते हैं, थोड़े से रोस्ट कर ले ओट्स। मैं क्या करती हूँ कि मैं ग्रेनोला खुद ही घर पे बना लेती हूँ। आपने ओट्स लिए, नट्स उसके अंदर डाले, थोड़ा सा उसके अंदर आपने सफ़ेद तिल डाल दिए और थोड़ी सी फ्लैक्स सीड डाल दिए, थोड़ा सा आपने उसके ऊपर ऑयल डाल के, हल्का सा ऑयल करके उसको टॉस करके आपने ओवन में डाल के बेक कर दिया। मीठा करना है तो शहद और खजूर मीठा करना है तो मतलब आप डालें अपने बोल के अंदर और उसके अंदर फिर मीठा डाल दें, वरना आप ब्राउन शुगर भी डाल के उसको बेक कर सकते हैं। सो बात ये कि व्यूअर्स ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, हमारे पे डिपेंड करता है हमने क्या करना है। सिंपल एक चीज़ समझें कि पूरी दुनिया में ना रोटी चावल इस तरह से नहीं खाया जाता जैसे पाकिस्तान में खाया जाता है। हमें लगता है हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस क्यों नहीं है? आप सीड्स खाओ, एक टाइम पे नट्स खाओ, आपकी प्रॉपर जो एक रूटीन है, आपने रात को सोने से पहले उठ के जो सुबह आपने ब्रेड, अंडा, जैम, पराठे क्या कुछ खाना है, उससे बेहतर ये नहीं है कि आप रात को एक दही का बोल लो, उसके अंदर 1 चम्मच चिया सीड्स डालो, 1 चम्मच जो है आप उसके अंदर जो है ये ओट्स का डाल दो और उसको रख दो फ्रिज के अंदर। सुबह उठ के आप उसको निकालो, आपका वो रेडी है। आपने सिर्फ उसके अंदर चिया जो है वो स्प्रिंकल करने हैं, थोड़े से सीड्स, थोड़े से नट्स, खजूर, शहद और आप अपना कोई सा फ्रूट लो। आपका एक प्रोटीन पैक्ड जो है ना ब्रेकफास्ट वो रेडी है। ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को जो है वो इम्यून भी करेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक और बड़ा काम होता है, अगर आपका अनकंट्रोल्ड वेट गेन हो रहा है ना तो आप अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक कराएं, डेफिनेटली जो है वो उसमें प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही। अच्छा मैं ज़रा अगर आप इजाज़त दें तो अपनी गुफ्तगू आप कंक्लूड करें ताकि मैं किचन में भी एक नज़र लगा लूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। देखिए, सेहत है तो सब कुछ है और कैल्शियम और विटामिन डी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसको डेली कंज्यूम करना चाहिए। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो आपको जो है कैल्शियम और विटामिन डी दें। और विटामिन डी के सोर्सेज चाहे आप इंजेक्शन से ले रहे हो, मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे हो, उसके साथ कोई फैटी चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है, यानी कैल्शियम खाना ज़रूरी है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके बॉडी में। एग्जैक्टली। अब ज़रा मैं एक नज़र जल्दी से व्यूअर्स आएँ किचन के अंदर डालती हूँ। जी हाँ अनम, आज किचन में मैंने कुछ खास वक्त नहीं गुजारा, मैंने कहा एक व्यू मतलब अपने व्यूअर्स को एक विजुअल दे देते हैं कि सिचुएशन क्या है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे लॉन्ग बन्स हैं उसको मैंने रेडी कर दिया है, जिसमें 2 स्टफ्ड हैं, एक वो लपेटा बर्गर जो आजकल बड़ा फेमस है वो है। तो ये लपेटा बर्गर जो है जी, बाय द वे मैंने ब्रेक में शामी कबाब और आधा ऑमलेट का, अब ये देखें ये लपेटा बर्गर है, ये ऊपर से इसके अंडा है जी, अंदर उसके ये देखें और अंदर इसके बन है एंड देन देयर इज दैट। सो वो जी, और ये 2 जो है इसके अंदर एग के अंदर बेसिकली हमने सैलेड की फिलिंग की है सारी, ताकि जब आप खाएं तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो। और बहुत से लोग जो हैं वो शामी अगर नहीं पसंद करते तो आपने ये कर दिया और उसमें शामी नहीं डाली। बिल्कुल। अच्छा, और एक ये मैंने जो है वो एग के बगैर बनाया कि आपके पास ये भी ऑप्शन हो कि आपको अगर एग नहीं पसंद तो आप ये। अच्छा, ये आ गया हमारा बन प्लस्तर, इसमें आएगा फ्राइड एग, यहाँ पे फ्राइज भी है ना, इसके अंदर नीचे बेस में होगा शामी कबाब, उसके ऊपर होगी ये जो हमने चटनी एक बनाई हुई है जो इसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, उसकी लेयर लगेगी, सैलेड की लेयर आएगी। अच्छा, जो उसका टॉप वाला कवर होगा उसके ऊपर हम फ्राइड एग को नीचे से कुक कर लेंगे, लेकिन हल्का हल्का सा ऊपर से कच्चा होना चाहिए ताकि जब आप उसके ऊपर उसका बन का लिड रखें तो वो उसके साथ ईजिली चिपक जाए। जैसे कि अगर आप कहती हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक बता देती हूँ। सिंपल इस तरीके से आपने अपना फ्राइड एग ले लिया, इसकी जर्दी को आपने बिल्कुल ब्रेक कर दिया और यहाँ से आपने अपने बंद ले लेने हैं और साइड्स पे जैसे स्ट्रीट में होता है आपने उनको हल्का हल्का सा जो है गरम कर लेना ताकि मीनवाइल जो है थोड़ा सा अंडा हमारा कुक हो जाए। जितनी देर में अंडा कुक होगा उतनी देर में हमारे बंस थोड़े जो टोस्ट हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये वाली लेड को हम इसके ऊपर रख देंगे, इतनी देर में जो है नीचे से अंडा जो है वो प्रॉपर पक जाएगा, हम इसको फ्लिप कर भी जाएगा। और सिंपल इस वाले बन के ऊपर हम क्या करेंगे, एक शामी कबाब लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ये वाली चटनी, हाँ जी, सेंटर में लगा के अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी केचप, अच्छा ये केचप ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। हाँ जी, केचप से वो जरा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट एड्स दैट लिटिल बिट ऑफ अ खट्टा एलिमेंट। बिल्कुल। और इसके ऊपर आ जाएगा सैलेड इस तरीके से। इतनी देर में जो है इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एक साइड कुक हो गई, अब हम इसकी दूसरी साइड को कुक करेंगे, इस पे थोड़ी सी मायोनीज डालेंगे और हमारा जो बन प्लस्तर है वो रेडी हो जाएगा। अब इस पे हम मेयो डालेंगे। जी बिल्कुल। अब देखें आप पे डिपेंड करता है आपने उसको कितना जूसी बनाना है, राइट जी।
डू यू वांट टू मेक इट एक्स्ट्रा जूसी और डू यू जस्ट वांट इट के मतलब प्लेन प्लेन? बेशक इस पे आप थोड़ा सा जो है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो अंडा था वो हमने इस पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो हो गया। और थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर डाल दी जी, और इसके ऊपर इसको रख देंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर चीज़ जो है ना उसका अपना एक इंडिविजुअल फ्लेवर है। और ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल रेडी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। Yes. अच्छा चले, आपकी फाइनल डिश हम की लुक दिखाएंगे जी, ब्रेक के बाद। जी। आप हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स। हम अब बात करेंगे मज़दूरों के आलमी दिन की। आज लेबर डे है पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड गाइडेंस लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान में छुट्टी है, बच्चे भी घर पे एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं वो भी चिल कर रहे हैं। लेकिन क्या उनको पता है कि आज छुट्टी क्यों है? कुछ बड़ों को ज़रूर पता होगा, बच्चों को तो जनरली आइडिया ही नहीं होता। उनको बस ये होता है कि ओ छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई। ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम होता है। अभी मैं अपने गेस्ट से, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ये डिस्कस कर रही थी कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर दिन ऑफ है, अव्वल तो मेरी राय तो ये कि स्कूल को खुला होना चाहिए 1 मई को, ताकि स्कूल्स में पूरा दिन मे डे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, बच्चों को गाइडेंस मिले, ताकि अगली जनरेशन को पता हो कि भाई किस चीज़ के लिए स्टैंड लिया जाता है, किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है। लेबर या मज़दूर क्लास जो हमारे पूरे मुल्क में एग्जिस्ट करती है, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और लेबर डे किन लोगों के लिए मनाया जा रहा है? क्या वो सिर्फ उन लोगों के लिए मनाया जा रहा है जो मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या जो लोग घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं? कौन लोग हैं जो इस लेबर डे के ज़ुमरे में आते हैं? आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ ब्रिलियंट आयशा अहमद है, लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बल्कि लेबर राइट्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अजीम ने। आप लेबर लॉज एक्सपर्ट हैं एज वेल एज बीइंग अ प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, देन विल गो टू आयशा जी। लेबर डे, ये दिन, इसकी हिस्ट्री, इसको मनाने का मकसद क्या है? कुछ तो मैंने टच अपॉन किया था प्रोग्राम के आगाज़ में, लेकिन आप लोगों जैसा तो नहीं मैं बोल सकती, तो आप ज़रा प्लीज़ बताइए। बेसिकली ये जिसे कहना चाहिए, आज हम कहते हैं कि 8 घंटे का जो होना चाहिए काम के औकात होने चाहिए। ऐसा नहीं था शुरू में शिकागो में या पूरी दुनिया में। तो शिकागो में सर अभी भी 8 घंटे का औकात तो नहीं होते काम करने एग्जैक्टली, ये मैं इसी तरफ आता हम एक्टर कम्युनिटी से पूछे 12 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। बस यही है। मैंने भी आपसे शिकायत करनी कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं। ऐसा ही था। तो वो उनके लिए फैमिली के पास गुजारने के लिए टाइम नहीं होता था। तो मज़दूर एहतजाज कर रहे थे हमें 8 घंटे का दिन दें। तो जब उन्होंने जुलूस निकाला तो पुलिस ने जिस तरीके से होता है उन पर फायरिंग की। वो सफ़ेद झंडे उन्होंने उठाए हुए थे, और जब फायरिंग हुई तो उनमें से कुछ मज़दूर जो थे और वो सफ़ेद झंडे भी लहूलुहान हो गए। वो लहूलुहान हो गए। तो उसके बाद फिर ये है कि उनमें से बाज़ मज़दूरों को बाद में फांसियाँ भी दी गई, लेकिन उनकी वो जो झंडा था वो उन मज़दूरों के खून में जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे थे वो सुर्ख हो गया। इसलिए आपने देखा होगा कि मज़दूरों के झंडे सुर्ख होते हैं जब भी वो ट्रेड यूनियन के। तो उसके बाद ये है कि इस कुर्बानी की वजह से मज़दूरों की जिसे कहना चाहिए पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता 8 घंटे के दिन को मान लिया गया। तो ये है आज के मई डे के। तो ये तो बस सिर्फ 8 घंटे का मसला नहीं है, मज़दूरों के हकूक़ का दिन बन गया ये मई, जो 1 मई है। यानी इस दिन आप जब इकट्ठे होते हैं तो आप याद करते हैं कि हमने कितनी जद्दोजहद से 8 घंटे का दिन भी लिया, मिनिमम वेज भी ली, सोशल सिक्योरिटी भी ली। तो ये जद्दोजहद का दिन है। अच्छा जी, यही बात आगे बढ़ाते हुए इसी के अंदर अगर ये भी बता दें कि अब इस लेबर डे को मनाने वाले लोग कौन हैं, मतलब कौन कौन लेबर डे के ज़ुमरे में आता है? जैसे मदर्स डे पे माएँ आती हैं, तो लेबर डे में कौन कौन है? जी, अनफॉर्चुनेट है कि लेबर डे के ज़ुमरे में जो लोग आते हैं उन तक इतनी आगाही ही नहीं है कि उनके हकूक़ क्या हैं। सो मज़दूर जो हैं वो अपने हकूक़ से वाकिफ़ ही नहीं है। ज़ाहिर है हम एक नौआबादियाती निज़ाम, एक कॉलोनियल हिस्ट्री से आ रहे हैं जो कई 100 सालों की तारीख़ है, जिस पर हमने ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारी थी। तो जिसको हम कहते हैं ना कि पावर को इंटरनलाइज़ कर लेना, सो उनके जहनों ने इस बात को शायद एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ये हम यही कुछ ही डिज़र्व करते हैं। सो मज़दूरों को तो ये आगाही नहीं है कि हमारे कुछ हकूक़ भी हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत कम तंजीमें हैं। मैम जैसे आज मैं आ रही थी काम पे
तो वो टाइम ऐसा होता है जब अक्सर मजदूर वगैरह अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह साइट्स वगैरह पे आते हैं, मतलब जो घर बन रहे थे वहाँ पे मजदूर खड़े काम कर रहे थे, ऐसा ही उनका ऑफ नहीं था। लेकिन मसला ये भी तो है ना, पर डे आपको पैसे मिलेंगे, वो लेबर डे वाले दिन छुट्टी कर लेते हैं मासूम, तो उनकी तो एक दिन की दिहाड़ी गई। बिल्कुल, तो बात तो वहीं पे खड़ी हुई है। बिल्कुल। और वही डेली वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर भी इसीलिए इंटरनेशनली भी इस पर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है और लोकली भी उठाई जा रही है कि अगर पर डे होगा या पर पीस होगा जैसे कि फैक्ट्रीज़ के अंदर होता है, तो उसमें फिर वर्कर्स रुकते नहीं हैं। अच्छा, वर्कर्स कौन कौन है मैम? अच्छा, वर्कर्स पे अजीम आप बात करना चाहेंगे? नहीं आप भी करें कोई। वर्कर्स की डेफिनेशन के अंदर तो देखें, हाथ से काम करने वाला हर इंसान एक वर्कर है। अब जो हाथ से काम हो रहा है और उसकी ज़ाहिर तफरीक अगर हम जहनी या तख्लीकी काम जहनी तख्लीकी काम पे करें तो वो थोड़ा सा उसमें एक हम फ़र्क बता सकते हैं। जो हाथ से काम करने वाला है वो किसान मज़दूर भी है, वो किसान और खेत मज़दूर भी हैं, वो आपके फैक्ट्री वाले भी हैं, आपके होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं, आपके डोमेस्टिक वर्कर्स जिनको हम डोमेस्टिक वर्कर्स कहते हैं, और उनके ऊपर ज़ाहिर है कि फ़र्क फिर लेजिस्लेशंस भी मौजूद हैं और 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों के पास आ चुकी है, लेकिन आगाही नहीं है। तो आगाही हमने किस चीज़ की देनी है डॉक्टर साहब, ज़रा बताइए। हाँ जी, उसमें देखिए 8 घंटे वाली तो कहानी हम होगी। बात करते हैं 8 घंटे की, लेकिन ना तो घर में जो लोग काम करते हैं वो 8 घंटे काम करते हैं। मासूमों को क्योंकि रिहाइश दी हुई होती है तो 24-24 घंटे नहीं तो 20-20 घंटे तो काम कराया जाता है। वो आपके घर के जो अफराद हैं उनके उठने से पहले जागते हैं, जो जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, और उनके सोने के घंटों बाद वो सोते हैं सारी चीज़ें मैनेज करके। जी, अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपने जहाँ से बात की थी कि आप आए थे तो कुछ मज़दूर तो अभी भी काम कर रहे थे, तो बेसिकली आपने पॉइंट आउट किया कि बुनियादी तौर पर हमारा इस वक्त लेबर राइट्स का सबसे बड़ा इशू क्या है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त लेबर राइट्स का सबसे बड़ा इशू, आप किसी मज़दूर तंजीम से किसी से बात करें तो मेन इशू कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। तो आपको शायद याद हो, आज से 40 साल पहले हमारे जो पेरेंट्स होते थे तो जॉब्स जो होती थी परमानेंट होती थी। हाँ, वो फैक्ट्री की जॉब है तो आपको पता होगा कि डेफिनेशन बहुत सादा है स्टैंडिंग ऑर्डर में कि कोई जॉब जो 9 महीने से ज़्यादा जारी रहेगी वो परमानेंट जॉब है, और उसके अगेंस्ट आप एक परमानेंट वर्कर रख सकते हैं। अब और एक परमानेंट अमाउंट आपको मिलना है। अच्छा, ज़्यादा काम करेंगे तो आपको उसमें ओवरटाइम मिलेगा। तो अब हो ये रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ तो परमानेंट वर्कर जो होता है उसकी ग्रेजुटी भी होगी, उसको सोशल सिक्योरिटी, फिर उसकी टर्मिनेशन के कवानीन है, तो लेबर कवानीन बहुत अच्छे तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं। मगर ठेकेदारी निज़ाम जो कि पिछले 30-40 साल से आया है उसकी वजह से वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए हैं। तो अब कोई बहुत कम जॉब्स हैं जो परमानेंट रह गई हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारा इस वक्त ठेकेदारी निज़ाम है। तो ठेकेदारी निज़ाम की वजह से आपको वो जो जैसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, आप छुट्टी वाले दिन भी ना आपको काम आपकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, ऐसा ना आपकी कोई पेंशन की कहानी बनती है। ऐसा ही। सर मुझे तो इस चीज़ पे हैरत होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कभी किसी मजदूर को रोक के पूछे ना फैक्ट्री वर्कर को कि बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट का है, तो वो आपको हैरान होके देखेंगे। ऐसा ही है। और उसके ही बरक्स सैलॉन्स और पार्लर्स में जो बच्चियां आती हैं काम करने के लिए, उनको ऑलमोस्ट ना होने के बराबर सैलरीज पे रखा जाता है। ये मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है। और 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है जिसमें उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, लेकिन अगर वो छोड़ के जाते हैं तो वो कहीं काम नहीं कर सकते, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, FIR काट दी जाती है। इट्स शॉकिंग आयशा जी। और ये ख़वातीन के साथ ज़्यादा है। ये हमारा एक जो जेंडर्ड लेंस है ना लेबर के अंदर, उसका बहुत ज़्यादा इसमें, जिस तरह आप पार्लर की बात कर रही हैं, इसी तरह ख़वातीन वर्कर्स को प्रोटेक्शन बहुत कम है लॉज में। लॉज तो खैर ज़ाहिर है सबके लिए हैं, लेकिन ख़वातीन वर्कर्स को, औरत मज़दूर को उसके हकूक़ बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका मैटरनिटी का भी बीच में है। आमतौर पर देखा जाता है प्रेग्नेंट होती हैं तो मुलाजमतों से उनको निकाल दिया जाता है, और जो या आखिरी दिन तक नौकरी कराई जाती है और कहा जाता है कि बीबी 2 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी या हफ्ते बाद बच्चा पैदा करके तो ठीक है, वरना यू डोंट हैव अ जॉब। और हमारे मैटरनिटी प्रोटेक्शन लॉज बहुत अच्छे हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन मतलब बने हुए हैं और बहुत अच्छे। वो क्या है? हर सूबे के मुख्तलिफ हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये मज़दूर कवानीन जो हैं वो सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर आ जाते हैं। सो हमारे थोड़े थोड़े से तफरीक के साथ, जैसे मुझे KP के लॉज जैसे बहुत पसंद है मैटरनिटी प्रोटेक्शन के। हमारे पंजाब के लॉज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कवर देते हैं।
और इसके अलावा औरतों के साथ, औरत मज़दूर के साथ एक तो मैटरनिटी की ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वर्क प्लेसेस पे उनके लिए चाइल्ड केयर सिस्टम उसके बाद नहीं है अगर वो वापस जाती हैं तो। इसके साथ साथ सेक्शुअल हरासमेंट जो है, जिनसी हरासानी के मसाइल, वो भी औरत मज़दूर को हमारे मुल्क में बहुत देखने, क्योंकि सिनफी बराबरी नहीं है। सो औरत को कम उजरत पर रखा जाता है, उसको ऐसे काम दिए जाते हैं जिनकी वेज कम होती है, उनको हैवी मशीन्स पर नहीं बिठाया जाता। सो उनके औकात कार और उनकी वेजेस के अंदर तफरीक हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो एक जो जेंडर्ड लेंस भी है ना इसका, वो भी बहुत अहम है। और हमारी औरतें जो हैं पॉपुलेशन में देखें अब तकरीबन 52% तक जा चुकी हैं। और मैम इसके साथ सर मैं वापस आपके पास आऊँगी कि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं उनके लिए क्या असूल है? ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, वो भी तो जब काम के लिए, मतलब उनके लिए तो बहुत से मसाइल होते हैं। अगर कोई व्हील चेयर में हो या किसी को बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़े या कोई इस किस्म का इशू हो या काम की वजह से वो इस कंडीशन में आए हो, ये भी तो होता है ना कि कोई इंजरी हुई, कोई चीज़ हुई, इंजरी प्रोटेक्शन तो कोई है ही नहीं। ये आपने बहुत अच्छा, अब ये आपने एक अहम कवानीन की तरफ इशारा कर दिया है और बहुत अहम है कि बेसिकली हमारे पास है कंपनसेशन एक्ट है। कंपनसेशन एक्ट में होता है कि आपको पता बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं क्योंकि हम वो प्रोटेक्शंस भी नहीं देते, फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, मशीनरी भी यूज़ हो रही होती है, तो लिहाजा हेल्थ के इश्यूज़ या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ ऐसे बहुत लोगों को ज़्यादा जानती हूँ जिसकी मशीन गिरी, एक पूरा बाजू और टांग कट गई। एग्जैक्टली। अगलों ने 50,000 रुपए दिए और कहा गुड बाय खुदा हाफिज। गुड बाय। 50,000 रुपए में 50,000 रुपए की वर्थ थी, 25,000 की एक टांग और एक बाजू था, ऐसा ही और वो वाहिद कमाने वाला था अपनी फैमिली का। जी। और फिर इसी के साथ जुड़ी हुई है सोशल सिक्योरिटी के पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, ये वो सारे, तो वो भी किसी हद तक जो हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। मसलन इस वक्त EOBI का बहुत बड़ा मसला, जैसा कि आयशा ने बताया कि हमने 8वीं तरमीम के बाद सूबों के पास आ गया है। अब जो सोशल सिक्योरिटी के पैसे इकट्ठे होते हैं तो उस पर भी EOBI पर भी यही एतराज़ है कि ये पैसे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने चाहिए या सूबों के पास रहने चाहिए। इसी तरह वर्कर वेलफेयर फंड पर भी डिस्प्यूट है और वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ये बहुत ज़्यादा फंड्स हैं जो कि अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सहूलतें दे सकते हैं, लेकिन इनका भी सही तौर पर इतलाक़ नहीं हो रहा, उन फंड्स पर भी डिस्प्यूट है। और इस वक्त जो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये भी आ रहा है कि EOBI का क्या किया जाए। लेकिन उसके साथ मैम ये भी तो एक इशू है ना कि हमारे रवैये लेबर की तरफ क्या है, हमारा रवैया, मेरा, आपका, सर आपका, हम किस तरीके से लोगों के से कि एक अवाम की भी तो जिम्मेदारी है। चलिए ये तो फैक्ट्रियाँ, मिल ओनर्स वगैरह की बात कर ली, कंस्ट्रक्शन की दुनिया के लोगों की बात कर ली, गवर्नमेंट ने चलो लॉज बना लिए, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, चलो उनको फाइन, बट एक अवाम के ऊपर भी तो जिम्मेदारी होती है ना। जुगन बस उसमें लेबर क्लास को क्या वो इज्जत मिलती है मैडम जो मिलनी चाहिए? क्या घर में काम करने वाले वर्कर को रिस्पेक्ट दी जाती है? देखिए गेम ये पावर की गेम है ना, चाहे वो बड़ी कॉरपोरेशंस हो या आपका जो निज़ाम है कैपिटलिज्म का या इनफरादी नौयत पर, ये तो ताकत से जुड़ा हुआ सवाल है। और हम जिस सिस्टम से, जिस तारीख से आ रहे हैं, वहाँ ताकत जहाँ हाथ में आ जाती है वहाँ ताकत का इस्तेमाल नाजायज़ हो जाता है। सो ये तो ताकत की गेम है और इसको समझने में बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए बहुत सारी मूवमेंट्स जो बराबरी की चलती हैं या लेफ़्ट की तरफ को जो लोगों का रुझान होता है वो यही वाली बात करते हैं कि बराबरी के सलूक अगर मज़दूरों के साथ उनके हकूक़ के टर्म्स में किए जाएं, कि उनको उनके वक्त पर उनकी तनख्वाह मिले। मिनिमम वेज अब देखें 37,000 है, तो वो भी हम जिनकी आप आम घर के वर्कर्स हैं उनको 37 हम नहीं दे रहे। हम तो मिनिमम वेज की भी नहीं बात करते। अब इंटरनेशनल तंजीमें लिविंग वेज की तरफ जा रही हैं जो अभी कोई 74,000 के करीब उसका तयन किया गया है। तो वहाँ कम अज़ कम एक बिल्कुल गुजारे लायक ज़िंदगी मुमकिन है। ये हमारी अब एक लाइन ड्रॉ हो गई है। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, गुजारे लायक। अभी तो आप गुजारे के लेवल पे, बहुत से लोग इस वक्त स्क्रीन पे ये प्रोग्राम, क्योंकि एक अच्छी बात है कि आज छुट्टी का दिन है तो ये वाली बात कोई तो सुन ही रहा होगा। एंड द फैक्ट इज़ हमें अपने गिरबान में झांक के देखना है कि घर पे बैठ के जी चाह पिज़्ज़ा खाने का, तो 6-8 हज़ार रुपये के पिज़्ज़े आपने ऑर्डर कर लिए, वो पिज़्ज़ा किसने पकड़ा? आपने घर के बाहर भेजा अपने घर में काम करने वाली खातून को, जिसकी अपनी तनख्वाह किसी ने 15,000, किसी ने
मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्हें 18,000 रुपये के ऊपर लोग रखे हुए काम करने के लिए, जो एक्चुअल मिनिमम वेज है उसके आधा अमाउंट है। कि हमने घर तो दिया ना, हम हमारे घर में रह रहे हैं, और जिन कंडीशंस में रह रहे हैं सर, वो आप जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घरों में रख लेते हैं, चाइल्ड लेबर के लॉज को तो कोई फॉलो ही नहीं करता। जी बिल्कुल, आपने अभी हमारे यहाँ आ चुका है डोमेस्टिक वर्कर्स का लॉ भी आ चुका है, चाइल्ड लेबर पर भी कवानीन मौजूद हैं। तो जो आपने एक बहुत अहम बात कही थी कि हमारा रवैया लेबर की तरफ क्या है, तो लेबर के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि आपने, जैसे कि आपने मई 1 का वाक़या जहाँ आज हम बैठे हैं, तो मज़दूरों ने जब भी कुछ लिया है जद्दोजहद से लिया है, लिहाजा इस वजह से बाज़ आप कह लें समाज में उनके बारे में ये भी मशहूर है कि जी काम नहीं करते। अगर भी काम नहीं करते तो फिर ये सब जो निज़ाम चल रहा है सोसाइटी का, ये कैसे चल रहा है, ये रोड किसने बनाया है, ये बिल्डिंग्स किसने बनाई हैं, रेलवे को कौन चला रहा है। फिर कहा जाता है कि ट्रेड यूनियन जो है उसने सनतों को तबाह कर दिया, हालांकि ये भी है, ये भी गलत है। बल्कि जितने आप कवानीन की बात कर रही हैं, अगर मजदूर तंजीम ना हो, अगर ट्रेड यूनियन ना हो, उसको सिक्योर नहीं किया जा सकता। सर वही वाली प्रॉब्लम है ना, एट द एंड ऑफ द डे द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर। ये जो एक कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है, एक टिपिकल बहुत से लोगों की, ऑब्वियसली जो अमीर है वो और अमीर ही होना चाहेगा ना, ऐसा ही। लेकिन जो मुस्तहिक है वो मजीद मुस्तहिक नहीं होना चाहता, वो मर जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके सर पे छत नहीं है, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, बेसिक आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ज़िंदगी जीने की, तो बीमार होंगे और दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। सो वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा किन एरियाज़ के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, हमारे ये जो तो बहुत ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ये किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। आयशा अहमद एंड डॉक्टर मोहम्मद अजीम हमारे साथ हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान में लेबर डे मनाया जा रहा है, मज़दूरों का आलमी दिन। हम उनको खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं और अपनी नॉलेज में और अपने व्यूअर्स की नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 2 ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स दैट वी हैव विद अस। लेकिन किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है क्योंकि शेफ़ अनम ने अनम्स किचन कंप्लीट कर दिया है। जी बिल्कुल। आज हमने जो है स्ट्रीट स्टाइल बर्गर्स बनाए थे, वो मैंने 2 तरह के बर्गर्स हैं वो रेडी कर दिए हैं, साथ में फ्राइज़ हैं, थोड़ा सैलड है। बेसिकली आज हमने बनाया था बन प्लस से बनाया था, और साथ में जो है अंडा शामी बर्गर बनाया था। साथ में मैंने 2 तरह की जो है वो सॉसेस रख दी हैं, तो हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट है। थैंक यू सो मच अनम। और अब वापस बढ़ते हैं आयशा अहमद साहिबा की तरफ, जो लेबर राइट्स एक्सपर्ट हैं, एंड डॉक्टर मोहम्मद अजीम, जो लेबर लॉज एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब वापस आती हूँ आपकी तरफ। ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर की शायद हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि जो कवानीन बने हुए हैं वो काफ़ी हैं, और क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जैसे होने चाहिए? देखिए उस एक लॉ है कि मैं आयशा जी, सॉरी माइंड ना कीजिएगा, कि मैं आयशा जी को मार नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी उनको मारती हूँ। अब मैंने रूल तो ब्रेक किया, कानून तो है, पुलिस पे जाऊं तो शायद वो सारे मामलात हो भी जाएंगे, एफआईआर शायद वो कट करे मेरे ऊपर तो वो डन भी हो जाएगी, लेकिन क्या वो एफआईआर के उसके लिए जाती हैं, क्या उनकी बात सुनी जाती है जब वो वहाँ पे जाती है? ये सब चीज़ें भी तो बहुत मैटर करती हैं ना। जी असल में लेबर कवानीन के हवाले से मैं बात करूँगा पहले कि आपने अभी जहाँ से हमने शुरू की थी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज़्यादा है। 500 वर्कर्स में से किसी फैक्ट्री में से सिर्फ 50 परमानेंट हैं, बाकी हमारे सर्वे के मुताबिक, और 450 जो हैं वो टेम्परेरी। और वो भी सिर्फ दिखावे की हद तक, ताकि जब पूछा जाए तो वो कहें कि ये जी। तो अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसका मतलब है जो मिनिमम वर्क कंडीशंस हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर अश्योर करता है, जिसमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर आपने बताया, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ठीक है, और इसके अलावा उसकी टर्मिनेशन कैसे होगी, इसके अलावा उसको जो है ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेंशन वगैरह की सारी जो इतलात। और क्या पे इक्वल है कि नहीं? एग्जैक्टली, मतलब मेल हो फीमेल हो, काम एक ही कर रहे हो, तो पैसे भी वो एक ही मिलने चाहिए। उसको मिनिमम वेज वाला एक्ट देखता है, लेकिन ये जो बेसिक वर्क कंडीशन ये स्टैंडिंग ऑर्डर देखता है, जैसे आप कह लें। वर्किंग कंडीशन होनी क्या चाहिए सर? एक तो बात ये कि ये टाइम टू जिधर काम करते हैं उधर का भी तो कोई माहौल होना चाहिए, नहीं? जी, वो उसके लिए अब ये अलग-अलग कवानीन है। मसलन ये जो माहौल, वहाँ का माहौल के बारे में वो फैक्ट्री एक्ट था, और उसके हवाले से उसके चैप्टर 13 को इन्होंने आगे बढ़ाकर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून बना दिया। तो मैं बात कर रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट जब आ जाता है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई।
फिर क्या हुआ कि चूंकि उसके पास सही अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसको आप खड़े खड़े फायर कर सकते हैं। तो एक तो लेबर कवानीन के ऊपर जो बड़ा मसला आ गया है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, मैं कहूँगा। फिर आपको पता है कि लेबर कवानीन को अश्योर कौन करता है, वो तंजीम होती है, ट्रेड यूनियन के कवानीन आ जाते हैं। तो दूसरे अहम कवानीन आ जाते हैं जिसे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट कहते हैं। वो पंजाब का अलहदा है, सिंध का अलहदा है, लेकिन एक वफाक का भी है। अब जब यूनियन प्रॉपर नहीं है, यानी वर्कर्स जो हैं मुनज़्ज़म नहीं हैं, तो हमारे अगले कवानीन शुरू हो जाते हैं जिसे आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट कहते हैं। उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, बाज़ एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगा दिया जाता है, बाज़ जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं उनमें बिल्कुल यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। जब यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती तो और मसला है। प्राइवेट सेक्टर में आ जाएँ तो वहाँ पर ये है कि सर कोई यूनियन बनाने की आवाज़ उठाता है तो उसको सबसे पहले फारिग कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो कई दफ़ा वाक़यात ऐसे हुए हैं कि हमने यूनियन का, तो उसमें एक कानून में एक ख़ास शिक है। और अभी भी बाय द वे जहाँ यूनियंस बनी हुई हैं उनको कोई खास अच्छा तो नहीं कंसिडर करता। आई एम सॉरी जी कभी जी, मतलब अगर बात करें कहीं किसी बड़े इदारे में बात करें, मुझे पीटीवी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे यूनियन, उनकी जो बातचीत है, उनके जो लीडर्स आके बात करते हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट रिगार्ड दी जाती है और मुशावरत से चीज़ें की जाती है। बिल्कुल। बट ऑब्वियसली स्टेट चैनल है तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बात हो रही होती है, अल्लाह आय हाय फिर आ गए यूनियन वाले अपनी यूनियन बक वाले बक फिर करने आ के गए। लिए। तो ये मतलब और बिल्कुल ये दुरुस्त कहा। 1980 की दिहाई में ये शुरू हुआ था ना, जब एक तरफ तो हम देखते थे कि लेबर पार्टीज़ बरतानिया जैसी रियासतों के अंदर यूनियन से निकली हुई पार्टीज़ जो थी वो हुक्मरानी करती थी, और फिर जब मार्गरेट थैचर न्यू लिबरल एरा आया तो इधर से थैचर उधर से रेगन, तो उसने पूरी की पूरी दुनिया की इकॉनमी की शक्ल तब्दील की है। और रेगन के मुताबिक ये मिलिटेंट होती थी यूनियंस। सो वो फिर ज़ाहिर एक इंटरनेशनल डिस्कोर्स चेंज होता है। और आपने देखा होगा कि 80 की दिहाई के बाद हमारे मुल्क के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन के ऑनसेट के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूनियंस की और आवाज़ में कमी आना शुरू हुई। लेकिन मैम आप तो ऑन ग्राउंड जाके लोगों की मदद करती हैं, आप ऑन ग्राउंड जाके चीज़ों को करती हैं। अब जैसे कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगी, एक, अगर कोई इंसान कहीं पे काम कर रहा है और उसके जो हुकूक है वो नहीं पूरे हो रहे, हम ये तो कह रहे हैं कि अगर आपके हुकूक पूरे नहीं हो रहे, आपकी ये हुकूक है, लेकिन नहीं पूरे हो रहे तो कहाँ जाएं? एक बात ये भी गाइडेंस दें जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप गवाह हैं इस चीज़ के, जैसे कि मैं एक फैक्ट्री में जाती हूँ और मैं वहाँ पे घूमती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार ये लोग, और मेरी किसी खातून से बात होती है, वो कहती है जी बाजी 14 घंटे हो गए काम करते हुए, हाथ रह गए। अब मुझे पता है कि यहाँ पे उसूल ब्रेक किए जा रहे हैं, मैं किससे जाके बात करूँ? आप समझ रही हैं? बिल्कुल। शिकायत तो लगानी है, लेकिन लगाएं किसको, किसके पास जाएं? इसके लिए फिर वही बात है ना कि अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तंजीम साजी का हक मौजूद हो, तो सबसे पहले तो आप अपनी तंजीम से, अगर वो उस इदारे में मौजूद है, तो सबसे पहले तो तंजीम साजी का जो हक आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25, अगर मैं गलत नहीं हूँ आइन का, तो ये तंजीम साजी का हक हम लोगों को देता है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको किसी काम की जगह पर नहीं दिखती। मैडम काम की जगह पे अगर औरत कह दे कि खुदा न खास्ता उसको सेक्सुअली हरास किया गया है, आप भी जानती हैं एक औरत होने के नाते, और मैं भी डॉक्टर साहब आप भी मतलब आप भी इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो सबसे पहले उस औरत के ऊपर एक लेबल लग जाता है। जिस कम्युनिटी में वो जैसे कि अगर वो टेक सेक्टर में है तो सारे टेक सेक्टर में उस खातून की तस्वीर और उसका CV घुमा दिया जाएगा कि एनू नहीं रखना, इसने हमारे बॉस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, आई एम सॉरी, विक्टिम ब्लेमिंग। ये हो जाता और बॉस नहीं, अगर अपना ही कोवर्कर आपके साथ गलत तरीके से पेश आए, आपको हरासा करे, तो आप उधर बात करते हैं, आप पे तो ठप्पा लग जाता है। कोई बंदा अंदर की उन्हीं लोगों से किस तरह बात करे जहाँ पे मसला है, मुझे इस चीज़ की आज तक समझ इसको नहीं आई। साबित करना बहुत, चूँकि जिनसी हरासानी को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कई बार जेस्चर में होती है, कई बार वो नॉन वर्बल और कम्युनिकेशन में मैडम होती करने है। वाला भी बेवकूफ़ नहीं होता, जी। जो हरासा करता है। ये वो वाली बात है जब ये कहा जाता था कि रेप के इतने विटनेसेस होने चाहिए। कोई पागल ही है, मतलब अव्वल तो कोई साइको ही है जो इस तरह की हरकत करे किसी औरत के साथ। लेकिन अगर कोई बंदा किसी का रेप कर रहा है तो सोच समझ के कोई लोकेशन जगह चीज़ें देख के ही करेगा ना, वीडियो कैमरे लगा के तो नहीं कोई करता। नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सोचने ऐसे- वाली चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन हमारा कानून जो 2011 का एक्ट है जिनसी हरासानी का, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मतलब मैं उसकी तारीफ़ करूँगी कि वो, और उसके अंदर आप डेफिनेशंस के साथ कवर किया जाता है कि इशारे कनाए भी जिनसी हरासानी के ज़ुमरे में आते हैं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी उसके अंदर आती है। और ये जिसके और ये साथ सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये मर्द हजरात के लिए भी है और ट्रांसजेंडर के लिए भी है। ये हरासानी वर्क प्लेस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक्ट है। नहीं, क्योंकि लोग अक्सर जी। कहते नहीं, जो औरतों की हरासमेंट, ये लॉ
अगर किसी मर्द के साथ भी कोई औरत या कोई और बंदा किसी भी जेंडर को अगर हरास किया जा रहा है तो वो आवाज़ मर्द को कर रहा है या औरत को करिए, वो भी वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट के अंदर कवर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर के साथ। इस हवाले से मैं थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है वो बजाते खुद बहुत कम्प्रीहेंसिव है, लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पर हो चुकी है, जिसे हम ILO कन्वेंशन 190 कहते हैं, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। वो बहुत अहम है। उसने वर्क प्लेस की डेफिनेशन को भी ब्रॉड कर दिया है, उसने जेंडर की डेफिनेशन को भी ब्रॉड कर दिया है। अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन ब्रॉड करने से ये होता है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी, इवन जो ऑनलाइन वर्क फोर्स है वो काम कर रही है, उनको हरास किया जाता है। तो एक तो ये बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ आपके फोरम की वसातत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसको रेटिफाई करना चाहिए। आपको पता होगा कि ILO कन्वेंशन बनाता है, फिर तमाम हुकूमतें उसे रेटिफाई करती हैं, तो वो बहुत अच्छा लॉ है। और तकरीबन हमने उस पर पोजीशन पेपर लिखा है कि तकरीबन पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के, वो इतने मौजूद हैं कि आलमोस्ट हम उस ILO कन्वेंशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो उससे मज़ीद ये कानून मजबूत होगा। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने जहाँ से सवाल किया था कि अगर लेबर कवानीन पर अमल नहीं होता तो कहाँ जाएं, तो देखें आपने बहुत अच्छा पहले ही बता दिया कि पहली जगह तो है वर्क प्लेस ही। वहाँ पर अगर इलेक्टेड यूनियन मौजूद है आप उसको बताएंगे, वो आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर यूनियन नहीं है और आपको पता है कि आपकी कोई नहीं मदद करेगा, मैं अर्ज करता हूँ। उससे आगे फिर है आपके पास जो अनइलेक्टेड होती है, उसे वर्क्स काउंसिल कहते हैं, सिलेक्टेड होती हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी बाज़ नहीं बनाई जाती। अच्छा, यूनियन बाज़ मौजूद भी होती है, वो पॉकेट यूनियन होती है। चलें, हम वर्क प्लेस पर हमें नहीं सुना गया, अब हम बाहर आते हैं। तो अगला हमारे लिए फोरम होगा लेबर डिपार्टमेंट। अगर आपको मिनिमम वेज नहीं मिल रही, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, लेबर डिपार्टमेंट है। तो वसाइल का मसला भी है, क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए लेबर इंस्पेक्टर्स की, ये वो, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, थोड़े से करप्शन के मसाइल भी हैं। वो बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि हम शिकायत लगाते हैं, वो फैक्ट्री जाता है और उल्टा हो जाता है, आपको पता है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगर लेबर डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा तो अगली हमारी होती है लेबर अदालतें। तो लेबर अदालतों के हवाले से मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम ये है कि लेबर कवानीन बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। बाय द वे, ये कुछ 34 के करीब हैं, आते नहीं हैं। वकीलों को भी लेबर कवानीन नहीं आते। तो होता ये है, जो जज भी बेचारे आते हैं, वो जो इंटरेस्टेड नहीं होता, जो सिविल कोर्ट में नहीं गया, वो इधर आके लग गया। हम 2 साल लगाते हैं उसे लेबर कवानीन, फिर वो ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो जो मोस्ट डिसइंटरेस्टेड जजेस होते हैं वो लेबर कोर्ट में आ जाते हैं। तो लेबर अदालतों का मसला ये है। फिर ये है कि वो वकील मौजूद नहीं रहे जो कि प्रो लेबर होते थे। अब ये है कि वकील जो है वो एम्प्लॉयर की प्रैक्टिस भी कर रहा है, लेबर के केसेस ले रहा है, और बेचारे वर्कर्स की भी ले रहा है। तो उसके पास तो फीस नहीं है ज़्यादा देने के लिए लेबर के पास, तो अक्सर जो है वकील भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो जो जुडिशल सिस्टम है वो भी लेबर को कुछ नहीं दे रहा। तो देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वी डोंट वांट टू ऑफ कोर्स से कि जनरली जो जुडिशरी नहीं, जनरली ये नहीं है, दे आर वो अपना काम और अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। बट वही वाली चीज़ है ना, जब भी कोई चीज़ अगर टेक्निकली देखें तो 1970s में एक चीज़, 1970s में लेबर डे पाकिस्तान में मनाना शुरू किया, राइट? ये 1969 का इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस आया, उससे पहले मिनिमम वेज एक्ट्स आए थे। फिर हमने डे मनाना शुरू किया आई थिंक 1978 में कहीं जी, ऑनवर्ड हमेशा मनाते थे, लेकिन ये है कि 70s में ज़रा लेबर को ज़्यादा अहमियत दी गई। अच्छा, तो बात ये कि टेक्निकली तो इट्स स्टिल न्यू, बाहर के ममालिक में बहुत पहले हो गया। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में आगे ले के चलना एंड उसको फिर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक पूरा टास्क होता है, पूरा टास्क। और लेबर के अंदर या मजदूरों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें आयशा जी? ये ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी इंसान के अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसा पैदा करें, क्योंकि वो बंदा काम भी वहीं पे कर रहा है, उन्हीं लोगों में उठ बैठ रहा है। वहाँ पे अगर हरासा होती है एक बच्ची, वो आगे से कंप्लेन करती है, उस हरासा होने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब नौकरी से भी वो निकाली गई है, हरासा भी हुई है, किससे जाके बात करे? वहीं पर अंदर जाके बात करेगी जो भी है। ऊपर तो अफसर बैठे हुए, अफसरों ने कहा नॉनसेंस हटाओ इसको, हमें एक जिस जगह पे 10,000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक बंदे की कहानी सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, इसको फारिग कर दो। अच्छा, वो बंदा चला गया, अब वो बंदा टकरे खा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। सो ये चीज़ें जो हैं, इन पे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज लेबर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोशिश की कि हमें गाइडेंस भी मिले और कुछ हम ये भी डिस्कस करें कि क्या राइट्स हैं हमारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर के। फॉर्मल से मुराद ये कि जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, मतलब मज़दूर जी। जो घर वगैरह बनाते हैं, जो रोड वर्क वगैरह करते हैं, ये सारे लोग उसके ज़ुमरे में आ जाते हैं। दैन इनफॉर्मल लेबर में वो लोग आ जाते हैं जैसे घर में जो लोग काम कर रहे होते हैं जी। या घर पे बैठ के एक औरत अगर Home सिलाई based। कढ़ाई का होम बेस्ड वर्कर्स जो हैं वो। सो डॉक्टर साहब, आज की अगर हमने गुफ्तगू को कंक्लूड करना है तो आप एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मैं फर्स्ट का मैसेज यही है कि जो लेबर राइट्स हैं वो स्ट्रगल का नतीजा हैं, जद्दोजहद का नतीजा हैं। तो जब भी मज़दूरों ने जद्दोजहद की, वो मुनज़्ज़म हुए, ऑर्गेनाइज हुए, तो तब ही वो लेबर कवानीन ले भी सके और लेबर हकूक़ ले भी सके, और लेबर कवानीन और लेबर हकूक़ को वो इम्प्लीमेंट भी उसी वक्त करवा सके जब वो ऑर्गेनाइज थे। तो पहला पैगाम तो ये है जो मे डे हमें ये देता है, सॉलिडारिटी। और सर और एडिशन क्या होनी चाहिए चीज़ों में जो आप महसूस करते हैं? हाँ, तो एक जो चीज़ अभी हम मेरा ख्याल है बार बार हम उसकी तरफ आ रहे हैं, वो बड़ा अहम है कि ऑर्गेनाइज होना, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हमें अभी तकसीम कर रहे थे फार्मल और इनफार्मल लेबर की। फार्मल लेबर वो होती है जो फार्मल सेक्टर में है, जिसका हमें पता है ये जो है ये एम्प्लॉयर इनका ये है और इससे इन्होंने तनख्वाह लेनी है। लेकिन जो इनफार्मल लेबर है मोस्टली वो स्कैटर्ड होती है, जैसे होम बेस्ड वीमन वर्कर्स हैं, जैसे भट्टा मज़दूर भी हैं, वो भी इनफार्मल लेबर में आ जाते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो इनफार्मल, हमें उनका एम्प्लॉयर का नहीं पता, हम किसके ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज हों, क्योंकि कोई किसी घर में काम कर रहा है, कोई किसी घर में काम कर रहा है, तो इसे इनफार्मल लेबर कहते हैं। तो लकीली पाकिस्तान में पिछले 30 सालों में इनफार्मल लेबर पर अच्छे कवानीन बने, डोमेस्टिक वर्कर्स का भी बना, ठीक है, इसी तरह होम बेस्ड वीमन वर्कर्स का, अब एग्रीकल्चरल वर्कर भी इसके ज़ुमरे में आते हैं, उनके कवानीन। लेकिन अब मसला आ रहा है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे, अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? विजिलेंस कमेटियाँ वगैरह बनी जाएंगी, तो इनका मैकेनिज़्म जो है इनके इतलाक़ का वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो मेरा ख्याल है कि अब उस तरफ हम कमज़ोर जा रहे हैं। तो एक तो ये कि मोर इफ़ेक्टिव करना चाहिए हमें विजिलेंस कमेटियों को, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा असल मज़दूरों की नुमाइंदगी हो, तो मेरा ख्याल है कि उनमें, वरना यूजुअली वो उसमें बैठ जाते, ब्यूरोक्रेसी बैठ जाती है और चंद जो सिलेक्टेड से लेबर लीडर बाज़ दफ़ा बैठ जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कवानीन अच्छे बने हैं उनकी, तो इनफार्मल लेबर का अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो और हमारी गवर्नमेंट जो है बड़े एफर्ट्स कर रही है इस डायरेक्शन में, जहाँ पे क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत से और मेजर चेंजेस ला रहे हैं। बच्चों के लिए लैपटॉप स्कीम्स हैं, लोन्स हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स। लेबर के लिए भी बहुत मेजर जो है वो प्लानिंग की जा रही है और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब की अगर बात करें तो हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा इज़ एक्चुअली वेरी एक्टिवली लुकिंग एट दिस ऑल्सो, कि किस तरीके से पंजाब में एटलीस्ट, क्योंकि आपने कहा कि प्रोविंशियल एक चीज़ है, तो पंजाब में कैसे चीज़ों को हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। आयशा जी, कंक्लूजन में चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम को आप कंक्लूड तो करें, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी। मैं एक दफ़ा कुछ अरसे की बात है, पहले भी शो पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ बैठी हुई थी, तो वो जो उनके घर में खातून काम कर रही थी उसको वो काफ़ी डांट रही थी। खैर मैंने भी उसको कहा कि यार बस कर दो, मतलब कह दिया जो कहना है, तो क्यों उसको इतना डांटी हो? इतना स्लो काम करती है, इतना स्लो काम करती है, जो 5 मिनट में करने वाला काम होता है ये 2-2 घंटे लगा। वॉटेवर वो बुड़ 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 करके अंदर चली गई। मैंने उस बच्ची को कहा, मैं कहा बेटे, बच्ची से मुराद ये को 22-23 साल की होगी, मैं कहा बेटे जल्दी जल्दी काम कर लिया कर, हमें अपनी बेइज्जती करवाती है। आगे से मुझे क्या कहती है, कहते बाजी आपको नहीं पता, बाजी मुझसे सारा दिन काम करवाती हैं, 2-2 3-3 घंटे मैं रात को सोती हूँ। मैं आराम से इसलिए काम करती हूँ क्योंकि अगर मैंने स्पीड से कर भी लिया काम तो बाजी ने फिर भी मुझे रात के 2 बजे तक जगाना है और फिर सुबह मुझे 6 बजे जगवा देना। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हम टॉर्चर करते हैं लोगों को। एज अवाम हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, हम सब किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं और एम्प्लॉयर भी हैं। जब हमारे ऊपर टफ़ टाइम आता है तो हमारे रोने निकल जाते हैं, लेकिन दूसरों की जब बात आती है, भाई दूसरों के लिए वो पसंद करो जो अपनी ज़ात के लिए करते हो। जी मैम। बिल्कुल, आपने ये बात भी ठीक की है और इनफरादी ज़िम्मेदारी तो है ही है और उसके लिए वही बात है कि आगाही की ज़रूरत है। लेकिन जो बात हम इससे पहले कर रहे थे, जो अजीम भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि तंजीम साजी की बात, और पाकिस्तान की तो ऑफिशियल फिगर है कि कोई 3% तक जो वर्क फोर्स है वो यूनियनाइज्ड है, जबकि अनऑफिशियल फिगर्स आती हैं कि ओनली 1%।
ऑफ द लेबर फोर्स इज़ यूनियनाइज। तो जब आवाज़ नहीं है तो अब एक अच्छी हमें पेशकदमी एक तो इंटरनेशनल कवानीन की सूरत में भी नज़र आ रही है। EU के आ गए हैं, CSDD ड्यू डिलिजेंस लॉज आ गए हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस लॉज आ गए हैं, HRDD आ गया है। सो उनके तहत अब यहाँ पर जिन फैक्ट्रीज़ के अंदर इंटरनेशनल काम बन रहा है वहाँ कम अज़ कम वो ये तयन करते हैं कि उनको उनके हकूक़ मिलें। सो ये हकूक़ का तयन और साथ के साथ तंजीम साजी, जैसे कि ग्रीवेंस मेकनिज़म्स जो वर्कर्स की आवाज़ है, ये भी हर इदारे के अंदर कहीं कोई चैनल मौजूद हो, आवाज़ का चैनल मौजूद हो, तो फिर आगे बेहतरी की सूरत मुमकिन हो सकती है। और वही बात कि जो जिस तरह आप कह रही हैं कि एक हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी तो बतौर शहरी है ही, और हर सुबह अपने तई कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे ऊपर बहुत बड़ा डेट क्राइसिस चल रहा है, टैक्स का क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है, तो हमारे अपने मुल्क के माशी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। उन चैलेंजेस के साथ साथ हुकूमतों को अपने तई एक एफ़र्ट करनी पड़ती है। सो मिलजुल के मुमकिन है, और हम आज के दिन ये अहद कर सकते हैं कि हम मिल के इस रास्ते की तरफ इकट्ठे चलेंगे। नामजद हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और स्पेशली मुझे पता है कि आप दोनों की मसरूफियात बहुत थी, ऑब्वियसली बिकॉज आपका ये काम है, आपकी ये फील्ड है, तो आज आप लोगों की बहुत सी कमिटमेंट्स थी। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बिन एन ऑनर एंड अ प्लेजर मीटिंग विद यू, और इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी प्रोग्राम पे भी एंड होपफुली अदरवाइज एज वेल। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई, आसान अल्फाज में अपने बच्चों तक इसको मुंतकिल कर दें। अगर हमारी जनरेशन ने सफ़र किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जनरेशन आने वाली भी सफ़र करे। अल्लाह का शुक्र है आजकल के बच्चे बड़े अक्लमंद हैं, एक दफ़ा उनको बात करो तो उनके दिमाग में बैठ जाती है। और हमारे ये जो अब आगे आने वाली जनरेशन है वो अपने राइट्स के लिए खड़े होना जानते हैं, लेकिन उनको उनके राइट्स बताना हमारा फ़र्ज़ है। ऑब्वियसली कोई इदारा तो नहीं बताएगा ना ये तुम्हारे राइट्स हैं, वो बताएंगे तो वो उनका मामला ख़राब हो जाता है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चों को गाइडेंस दें, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें। यंगर ईयर्स में अगर ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे जाके हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन सफ़र नहीं करेंगी। और हमें हाथ मिला के बढ़ना चाहिए आगे, आयशा जी जैसे लोगों के साथ, डॉक्टर साहब जैसे लोगों के साथ, जो एक एफ़र्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ या उठा नहीं पाते या उठाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि फिर रोज़ी रोटी कैसे कमाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।